आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं लेसन फर्स्ट का अगला टॉपिक। पार्ट 3 है हमारा लेसन फर्स्ट का। देखिए हमारे पास उचित व्यवस्था न हो पाने के कारण वीडियो जो हमारा बन रहा है बहुत लो क्वालिटी का बन रहा है। हम वीडियो नहीं बना पाते, लेकिन कुछ बच्चों की जिद के कारण हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, और आप लोग जब भी पढ़ें वीडियो देखें हमारा, तो पेन और कापी लेकर बैठें ताकि तुरंत नोट कर लें परिभाषाओं को और एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। हमारा पहला अगला टॉपिक जो हम लोग पहले पढ़े थे इसमें कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। और हमने ये भी बताया था कल कि कोई अगर आपको परीक्षा हाल में असंतुलित रासायनिक समीकरण मिले और उसे संतुलित करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे संतुलित करेंगे, उसको भी हमने आपको बता दिया था। कैसे हम किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं जांच एवं त्रुटि विधि द्वारा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कल का जो हमने बताया था तो आप कमेंट में लिख सकते हैं क्या समझ में आपको नहीं आया, फिर दोबारा हम उसको प्रयास करेंगे समझाने का। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। हम इसमें हमको पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी कि रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा है हमने, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पाद का ज्ञान होता है। यानी किसी भी रासायनिक पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कोई भी रासायनिक समीकरण हो, उस समीकरण से हम जान पाते हैं कि उस अभिक्रिया में कौन कौन तत्व भाग ले रहे हैं, कौन कौन अभिकारक भाग ले रहे हैं और कौन कौन उत्पाद भाग ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा अभिकारक के रूप में एथीन और हाइड्रोजन है और उत्पाद के रूप में एथेन है। तो इस प्रकार हम जान पाते हैं इस रासायनिक समीकरण से कि उसमें कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, सेकेंड पॉइंट, अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणुओं के संगठन का ज्ञान होता है। यानी कि जो रासायनिक समीकरण होता है यह बताता है हमें कि किसी भी अभिकारक में कौन कौन परमाणु सम्मिलित हैं, अर्थात वो अभिकारक किन किन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है या और उत्पाद किन किन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पर एथीन की, तो एथीन हमारा बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से। तो ये समीकरण हमको क्या बता रहा है, हमको बता रहा है कि जो अभिकारक है, अभिकारक यहाँ पर जो एथीन है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। अर्थात ये बताता है कि अभिकारक में संगठन क्या होता है और उत्पाद में संगठन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण में हम देखें इस समीकरण में, तो इस समीकरण में जो उत्पाद है, उत्पाद भी किससे मिलकर बना हुआ है, तो कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक, थर्ड क्या बता रहा है, इससे अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है। यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण से हम ये जान पाते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, किस प्रकृति की है। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दो पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं और केवल एक पदार्थ बन रहा है। तो जहाँ पर दो पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक पदार्थ बनाते हैं वहाँ पर हमेशा योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो हम इस अभिक्रिया की प्रकृति जान गए। ठीक है, इस प्रकार हम समीकरण से हम 3 पॉइंट का पता लगा सकते हैं स्पष्ट रूप से। पहला हम ये जान पाते हैं कि उसमें कौन कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं और कौन कौन से उत्पाद भाग ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम क्या जान पाते हैं कि अभिकारक किन किन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है और उत्पाद किन किन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तीसरा पॉइंट हम ये जान पाते हैं कि उस रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति क्या है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट हमारा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हम वही पढ़ाएंगे जो आपको कक्षा 10 में पढ़ना है, केवल वही पढ़ाएंगे हम। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम पढ़ेंगे पहला, फर्स्ट, संयोजन अभिक्रिया। इसी को हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, इसी को हम कहते हैं योगज अभिक्रिया, इसी को हम कहते हैं संकलन अभिक्रिया।
ठीक है। तो ये परीक्षा हाल में 4 नामों से, 4 में से किसी एक नाम को ही दिया रहेगा। प्रश्न जब पूछेगा तो कोई एक ही नाम रहेगा, लेकिन किताब में देखेंगे तो आपके बुक में केवल एक ही दिया होगा। किसी एक नाम या 2 नामों से प्रश्न आपका बनाया होगा, लेकिन आपको चारों नाम को जानना है, क्योंकि परीक्षा में ये भी कर सकता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तब भी आप यही परिभाषा लिखेंगे, एग्जाम्पल यही रहेगा। अगर आपसे पूछ दे कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, तो अब भी परिभाषा आपकी यही रहेगी, एग्जाम्पल यही रहेगा। अगर आपसे पूछ दे कि योगज अभिक्रिया क्या होती है, तब भी यही रहेगा। संकलन अभिक्रिया क्या होती है, तब भी यही रहेगा, क्योंकि सबका मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोग से बना है संयोजन, योग से बना है योगात्मक, योग से बना है योगज, और संकलन से संकलन अभिक्रिया है यहाँ पे। तो इन चारों वर्णों का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो आप यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर परिभाषा क्या होगी इसकी, तो आप बताएंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के परमाणु आपस में संयुक्त होकर या जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको स्पष्ट याद रखना होगा, केवल एक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा पहला पदार्थ अमोनिया है, दूसरा पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हमने लिया है 2 पदार्थ और मिलकर क्या बन रहा है, केवल एक पदार्थ बन रहा है जिसका नाम है नौसादर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक पदार्थ बना रहे हैं। तो आप अब स्पष्ट यहाँ पर देख चुके हैं कि जब 2 पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पदार्थ है, एक है एथीन और दूसरा है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी देखिए एथीन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं और बन रहा है केवल एक पदार्थ जिसका नाम है एथेन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक पदार्थ बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी कैसी अभिक्रिया होगी, योगात्मक अभिक्रिया होगी। ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक पदार्थ लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है क्लोरीन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन है और मोनो माने एक होता है, जब एक ऑक्सीजन है इसलिए इसको बोल रहे हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो माने एक ऑक्साइड। ठीक है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन आपस में जुड़ रहे हैं तो बन रहा है फास्जीन। तो आप देख रहे हैं कि 2 पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं और बन रहा है केवल एक पदार्थ। तो जहाँ पर भी 2 या अधिक पदार्थ आपस में जुड़े हैं और केवल एक पदार्थ का निर्माण हो तो वहाँ पर हमेशा कौन सी अभिक्रिया होगी, तो आप कहेंगे संकलन अभिक्रिया होगी, या योगज अभिक्रिया होगी, या योगात्मक अभिक्रिया होगी, या संयोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है। फिर से समझते हैं हम लोग। यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं कैसे डिफाइन करेंगे इसको। अगर इसमें से कोई वेडिंग पूछ देता, आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप बताएंगे कि वे सभी अभिक्रियाएं, चाहे वे सभी